बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो कॉन्टैक्ट एक्ट के ऊपर है। तो हम इंशाल्लाह अब सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो साथ साथ लेके चलेंगे। तो आज मैं इसमें इस लेक्चर के ज़रिए एक या दो चैप्टर जो है मैं उनको कवर करूँगा। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी लॉ जो है उसको शुरू करने से उसको समझने से कबल उसकी स्कीम को समझना ज़रूरी है, ठीक है। और वो स्कीम कैसे आती है, जब आप उसके इंडेक्स को एक नज़र जो है उसको देख लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाना है, मैंने खुद पेपर नहीं देने, लेकिन मैंने इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको एक पेज के ऊपर लिखा है, फिर मैंने उसको एक दो बार पढ़ा है। तो मुझे बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्कीम क्या है और इसने जो है वो किस तरह से चलना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ। अनफॉर्चुनेटली किसी ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, रजिस्ट्रेशन एक्ट वगैरह के नोट्स लिए, लेकिन वो मुझे वापस नहीं मिले, वो ट्रेस भी नहीं हुए, जिस वजह से मुझे भी दोबारा से मेहनत करके तो वो लेक्चर वगैरह जो है वो तैयार करना पड़ रहा है। अच्छा, मैंने आपको वही बात कि बेर एक्ट के ऊपर आपने जो है वो ग्रिप करनी है, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक तो बेर एक्ट आप कर लें कि उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। दूसरा, इसके साथ ना इंडियन ऑथर की एक बुक है अवतार सिंह की, लेकिन वो बड़ी लेंथी बुक है, ठीक है। उसी बुक को कॉपी किया है, शॉर्ट शॉर्ट उसमें से एग्जांपल्स निकाली हैं। ये जो बिज़नेस लॉ की बुक है बीकॉम की, शायद आपने एलएलबी में भी देखी होगी, ठीक है। बेशक उसने उसकी नकल की है उसी से, यानी उसने खुद से कुछ नहीं लिखा, उसी से एग्जांपल्स उठा के उसके अंदर उसने डाली हैं। तो वो बुक भी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उस बुक का एक जो नुकसान है ना वो ये है कि वो जो स्कीम है ना सेक्शंस की, और जो मैं कह रहा हूँ एक बेर एक्ट की स्कीम, वो उस बुक से समझ नहीं आनी, ठीक है। तो लिहाजा, और फिर उसने एक और काम ये किया हुआ है कि उसने वो कमेंट्री अवतार सिंह की बुक में से कमेंट्री में से कंडीशंस और हेडिंग्स उठा के उसके अंदर डाली हुई हैं। तो वो नॉलेज वाइज तो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ बेर एक्ट की ज़रूरत है, हमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप ये बेर एक्ट पढ़ लें और साथ में जो है वो उसकी वो बुक देख लें, लेकिन उससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उसने कोई हेडिंग कहीं जाके लिखी है, कोई कहीं लिखी है। स्कीम बेर एक्ट वाली रखें आप, और उसने जो एग्जांपल्स दी हैं उसको आप फॉलो करें। देखिए मेरी बात सुने, जो प्रोपोजिशन आती है ना, वो भी किसी कोई केस लाई होता है, कोई एग्जाम्पल ही होती है, जिसको वो आपके सामने फैक्ट्स की सूरत में रख देता है और कहता है इसका जवाब दें। तो फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना है विद एग्जांपल्स और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर हमें एक सेक्शन की के थीम का पता होगा, उसकी की पॉइंट का पता होगा, तो फिर कोई इशू ही नहीं है कि हम उसका जो है वो आंसर ना कर सकें। और प्रोपोजिशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमने सारी पास की प्रोपोजिशंस जो हैं वो हल की हैं, ठीक है। और आपको बताया है कि एक्स्ट्रा नहीं लिखना, हेडिंग्स नहीं बनानी, ठीक है। तो वो जैसे उसने अगर आधी लाइन का जवाब है तो आधी लाइन का जवाब देना है, और कोशिश करनी है कि रेलिवेंट सेक्शन के हवाले से उसको जो है वो सॉल्व किया जाए। ये सारी चीज़ें अगर आप में से किसी ने पहले वो नहीं की तो वो गूगल ड्राइव के ऊपर पड़ी हैं, प्रोपोजिशंस का फोल्डर है, उसके अंदर वो सारी हैं, वहाँ से इसको जो है वो देखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो इसमें इससे पहले कि मैं आपको इसका इंडेक्स बताऊं, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें जो प्रीलिमिनरी है ना उसको देखते हैं, फिर मैं इंडेक्स के ऊपर आता हूं, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों को जो है ना वो गाइड करना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, अब आपका इम्तिहान ये है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली जो है ना इम्प्लीमेंट भी करें। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या वो बिज़नेस लॉ की मैं जो बुक दे रहा हूँ, वो जो एग्जांपल्स देता है वो अपनी जगह पे। क्या आप लोगों ने एग्रीमेंट टू सेल नहीं देखा? मैंने शेयर भी कर दिया इसके साथ ही, ठीक है। क्या आपने एक सेल डीड नहीं देखी? ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट की ही तो इम्प्लीमेंटेशन है। यही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि मसलन एग्रीमेंट टू सेल क्या है।
कि भाई ये हम इस प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं आपस में, ठीक है, और इतने में कर रहे हैं, ठीक है, इतने पैसे दे दिए हैं और कब्ज़ा इसने इसको दे दिया है, तो उसके बाद जो है फ़लाँ डेट को ये बाकी रकम देगा, तो ये इसकी फेवर में जो है वो रजिस्ट्री करवा देगा। अब यकीन करें, मैंने ये जो आपको ये एक एग्रीमेंट टू सेल पढ़ के बताया है ना, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कैसे? जो सौदा हुआ है, ठीक है ना, तो वो कैसे हुआ है? उसने उसको कहा हाँ भी मैंने ये प्रॉपर्टी बेचनी है और तुमने जो है वो ख़रीदनी है इसको। ये क्या हो गया? बोलने ऑफ़र हो गई। दूसरा कहता है ठीक है मैं इतने में ख़रीद लूँगा। ये क्या हो गया? ये एक्सेप्टेंस हो गई। तो फिर वो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया, ठीक है। फिर वो कहते हैं जी अच्छा कितने में कितने में बेचनी है जी? फ़र्ज़ करें जी 5 लाख रुपए में, ठीक है। और क्या जी कि 2 लाख रुपए आप दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी पैसे जो हैं वो फ़लाँ डेट को देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी? एक देखें, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस जब हो जाती है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। और जब वो प्रॉमिस से कंसिडरेशन भी साथ जुड़ जाती है तो वो क्या बन जाता है? एक एग्रीमेंट बन जाता है। अब ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, अगर वो सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, कॉम्पिटेंट बंदा कर रहा है उसको, और कंसिडरेशन भी लॉफुल है, और विद फ्री कंसेंट है, और वो सारी जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, तो वो फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। तो जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखिए, उसने सौदा किया, उसने कहा जी हाँ जी मैंने इतनी बेचनी, उसने कहा ठीक है, ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई, प्रॉमिस हो गया, फिर वो कंसिडरेशन भी जुड़ गई, वो एक एग्रीमेंट बन गया। उस एग्रीमेंट में वो तय पाया जी कि ये फ़लाँ डेट को जो है वो ये इसको इतने पैसे देगा और ये इसकी फेवर में रजिस्ट्री करेगा, ठीक है। तो अब ये जो प्रोमिसेस हैं दोनों तरफ से, यही बेसिकली उसकी वो एक तरह से कंसिडरेशन उसकी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? उस डेट को अगर वो परफॉर्म हो जाता है तो फिर एक सेल डीड उसकी जो है वो बन जाएगी। फिर देखें, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कब, कैसे, कहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस होनी है। अच्छा, आगे हमने स्पेसिफिक इफेक्ट में क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था ना कि ये सिर्फ स्पेसिफिक इफेक्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अप्लाई होगा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पूरे उतरते हैं। तो ये फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप ये था कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। अब अगर किसी पार्टी ने उसकी परफॉर्मेंस नहीं की तो वो फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उठेगा और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का या कंपनसेशन वगैरह का जो है वो क्या करेगा? वो दावा कर देगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बर्ड आई व्यू दिया है कि जो है वो जो हम प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखते हैं हम उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अब यकीन जाने, एक एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ या एक सील डीड की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आप देखें उस पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई हो रहा है। मैं अभी अपनी एक वो जजमेंट भी शेयर करता हूँ, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे इंग्रेडिएंट जो हैं उनको मैं लेके चला हूँ। ऑफ़र कब हुई थी, कब नहीं हुई थी, एक्सेप्टेंस हुई थी कि नहीं हुई थी, कंसिडरेशन पूरी हुई कि नहीं हुई, वो सारा उसके अंदर जो है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का अप्लाई हो गया और उसने जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है अदालत में आके जो है वो दावा कर दिया, तो स्पेसिफिक इफेक्ट भी अप्लाई हो गया। अब वो जो सील डीड है उसके ऊपर आप देखें 2 मार्जिनल विटनेसेस के साइन है, ठीक है। और ये क्या है? ये क्यूएसओ की रिक्वायरमेंट है कि 2 मार्जिनल विटनेसेस जो हैं वो होना ज़रूरी है। फिर उस पर स्क्राइब जिसने वो लिखा है उसका भी वो जो है वो ज़िक्र है। फिर वो कोर्ट में भी आते हैं उसको साबित करने, तो वो क्यूएसओ भी अप्लाई हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉज हैं इनको कोशिश किया करें प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करने की। तो अगर आपके घर में भी कोई रजिस्टर सेल डीड है तो आप उसको निकाल के पढ़ेंगे तो आपको बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि इस पे तो क्यूएसओ का ये जो मैंने पढ़ा था सेक्शन 17 में ये वो है, ठीक है। फिर इस तरह से अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। हम मैंने कहा था प्रीलिमिनरी को सबसे पहले देख लेते हैं। शॉर्ट टाइटल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप देख दीजिए। सेक्शन 2 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लास के बारे में है, वही डेफिनेशन क्लास में। इसमें सबसे पहले है प्रपोज़ल। प्रपोज़ल, ठीक है, मेरी बात सुने। मैं कहता हूँ जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्या आप इसको ख़रीद करेंगे 5,000 रुपये में? तो ये मेरी तरफ से क्या आपको एक ऑफ़र है, प्रपोज़ल भी कहते हैं और
उसको ऑफ़र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से क्या है, एक ऑफ़र है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी डेफिनेशन को जो है वो लीगली जो है वो देख लेते हैं। when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, देखो, टू डू सम एक्ट और या टू नॉट टू डू सम एक्ट, ऑफर कुछ भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि भाई भाई आप जो है ना, ये मुझे अपनी ये जो आपकी दुकान है इसकी गुडविल मुझे भेज दें, यानी जो उसका एक नाम है दुकान का वो भेज दें, तो उसके बाद आप वो कारोबार दोबारा नहीं करेंगे। तो ये क्या चीज़ होगी कि आप उस नाम से दोबारा, टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, हमने सेक्शन 57 में नेगेटिव एग्रीमेंट भी पढ़ा था ना, कि जब किसी को काम ना करने का जो है वो एग्रीमेंट कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा जी, when one person signify to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। जब वो इस नीयत से किसी को ऑफर करे कि भाई वो मेरी ये ऑफर जो है इसको कबूल कर ले, जो मैंने उसको ऑफ़र की है कुछ करने की या कुछ ना करने की, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको पढ़ने की ज़्यादा जो है ज़रूरत है। वैसे हमने लीगली इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो उसको जो है वो हमने क्या किया है, वो देख लिया है, ठीक है। ये एक प्रपोज़ल की डेफिनेशन है। अब बिलीव मी, आगे यही चीज़ें चलेंगी। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि प्रपोज़ल जो है, ठीक है, वो उसकी शक्ल क्या होती है। इम्प्लाइड भी हो सकता है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि वो प्रपोज़ल जो है वो कब ये कहा जाएगा कि जी उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, यानी वो जो है वो दूसरी पार्टी तक पहुंच गया है। ये हम सारी चीज़ें आगे चल के जो हैं हम इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है जी, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, ठीक है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ले जी, अब एक्सेप्टेंस आ गया कि जब दूसरे बंदे को वो कम्युनिकेट होगी ऑफर कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो 5 लाख रुपए में आपको फ़रोख्त करना चाहता हूँ, ये मेरा प्रपोजल था, ठीक है। वो आगे से ये कहता है फेस टू फेस, वो कहता है ठीक है, मैं भी 5 लाख रुपए में इसको ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या हो गया, ये उसकी एक्सेप्टेंस हो गई। तो प्रपोज़ल एंड एक्सेप्टेंस, जब प्रपोज़ल की एक्सेप्टेंस हो जाती है दैट बिकम्स अ प्रॉमिस, यानी प्रपोज़ल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रॉमिस व्हेन द प्रपोज पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज assent thereto, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और जब वो एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। अच्छा मेरी बात सुनिए, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम ज़ाया करने की, क्वेश्चंस बनाने की, ठीक है ना। सिंपल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, मोटी मोटी चीज़ों को याद रखें। अब आपका मेच्योरिटी लेवल वो है कि अगर पेपर में वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना, तो यकीन जानिए आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आप लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन बनाने बैठ गए ना, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप बेरेक्ट के ऊपर ही जो मोटी चीज़ें होती हैं ना, मोटी मोटी, उनको नोट कर लिया करें, या अपने शॉर्ट नोट्स इस तरह बना लिया करें। मसलन ये प्रपोज़ल है तो आप इसको तोड़ तोड़ के लिख लें, ठीक है, कि ये इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनको लिख लें। जब आप वो उसको लिख लेंगे तो फिर आप बेरेक्ट के साथ अपने शॉर्ट नोट्स को मिला के पढ़ते जाइएगा, तो आपको जो है वो उसकी समझ आ जाएगी। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो बेरेक्ट के ऊपर ही हाईलाइट कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। तो वो फिर ये होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट ही आपको सिर्फ जो है वो पढ़ना पड़ता है। अच्छा जी, अब प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजर, ठीक है, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग इज कॉल्ड द प्रोमिसी, ठीक है। और प्रपोजर जो प्रपोजल जारी कर रहा है, ठीक है, ऑफरर जो ऑफर जारी कर रहा है, ऑफरी जो जिस
जो उस ऑफ़र को कबूल कर रहा है, ठीक है, प्रपोजी जो दूसरी तरफ से प्रपोज़ल जो है उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये प्रपोज़ल की, प्रॉमिस की और प्रॉमिसर और प्रॉमिजी की समझ आ गई आपको। अब आगे चलते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन, अब आ जाए मेन चीज़ जो है, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द promiser, ठीक है, द promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। देखें क्या मतलब है कि जब, अब कंसिडरेशन क्या थी, मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप मेरी ये प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए में ख़रीदेंगे, मैं ओनरशिप आपके नाम क्या कर देता हूँ, ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और मेरा इस प्रॉपर्टी से जो है वो कोई तल्लक वास्ता नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको ऑफ़र की, ठीक है। अच्छा, आपने मेरी ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हुए मुझे 5 लाख रुपया दे दिया, ठीक है। या आपने फ़र्ज़ करें, आगे चल के हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आपने मुझे वो 5,000 रुपया, 5 लाख रुपया दे दिया और आपने कहा ठीक है, या आपने मेरे से वादा कर लिया कि मैं फ़लाँ डेट को आपको जो है ये पैसे जो है वो दे दूँगा। तो ये जो एक्ट है या एब्सटेंस है या प्रॉमिस है, इसको कहेंगे कंसिडरेशन, ठीक है। अब मैं दोबारा डेफिनेशन पढ़ता हूँ। इसमें बेसिकली वो ये बताना चाहता है कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, जैसे पास्ट सर्विसेज होती हैं, आपने मेरे लिए कुछ कहा किया था पास्ट में, ठीक है, तो उस वक्त तो कंसिडरेशन तय नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यार मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा जो तूने मेरा काम किया था। तो अब देखें कि एक्ट पहले ही हो चुका था, आगे जाके हम इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट मौके पे भी हो सकती है, ये पकड़ो यार पैसे, और फ्यूचर भी हो सकती है कि भाई मैं तुम्हें फ़लाँ डेट को जो है ये पैसे वगैरह जो है वो दूंगा। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन or abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or abstinence of the promise is called the consideration for the promise। अब प्लीज़ आप अगर के पास अगर वो बिजनेस लॉ की बुक है तो उसका आप वो निकालें कंसिडरेशन वाला चैप्टर, तो उसको आप एक नज़र देख लें, ठीक है। अभी हमने कंसिडरेशन को डिटेल में आगे जाके पढ़ना है, अभी हमने जाके पढ़ना है कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें हमने आगे जाके पढ़नी है। अभी तो हम सिंपल उसका एक बर्ड आई व्यू ले रहे हैं उसका, ठीक है। तो कंसिडरेशन की आपको समझ आ गई। अब एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises framing the consideration for each other is an agreement, ठीक है। जब दोनों तरफ से जो है, ठीक है, एक प्रॉमिस या सेट ऑफ promises हों, ठीक है, तो वो फ्रेमिंग द, जो एक दूसरे के लिए किस चीज़ की कंसिडरेशन की हैसियत रख रहे हों, तो उसको क्या कहेंगे, एक एग्रीमेंट कहेंगे। मसलन मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपको जो है ना इतने में आपने मेरी प्रॉपर्टी मैं बेचना चाहता हूँ, आप ख़रीदने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप कहते हैं मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं फ़लाँ डेट को जो है आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है। तो मैं आगे से कहता हूँ ठीक है, मैं भी फ़लाँ डेट को जब आप मुझे पैसे दे दोगे तो मैं ये जो पोजेसन है ये आपको हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है, और ओनरशिप आपके नाम जो है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये क्या हो रहे हैं, दोनों तरफ से प्रॉमिसेस ही हो रहे हैं। प्रॉमिसेस क्या था कि जब एक प्रपोज़ल हो और दूसरी तरफ से वो क्या हो जाए, वो एक्सेप्ट हो जाए, तो वो उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises फ्रेमिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रेसिप्रोकल promises। अच्छा, प्रॉमिस का मतलब क्या है, जब एक तरफ से हो, मसलन एग्रीमेंट ये है जी कि जी मैं इसको सारे पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, ये फ़लाँ डेट को जो है दूसरा ये ओनरशिप मेरे नाम ट्रांसफ़र करेगा। तो एक ने तो अपना पार्ट अदा कर दिया,
अब दूसरे की तरफ से जो है वो प्रॉमिस की जो है वो होनी है। तो वो तो हो गया सिंपल, क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ, वो कहता है जी कि मैं आगे जाके वो सेक्शन 51 देखिएगा आप, सेक्शन 51 जो है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस से डील करता है। उसमें जाके हम पढ़ेंगे कि मसलन ये कहता है जी कि मैंने ये बुक बेचनी है, तुमने ख़रीदनी है। वो कहता है हाँ जी मैंने ख़रीदनी है। तो तय पाता है फ़लाँ डेट को मैं इसको पैसे दूंगा और उस दिन ये वो बुक जो है वो मुझे हैंड ओवर करेगा। तो ये एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों तरफ से क्या कंसिडरेशन प्रोमिस की सूरत में है। तो इसको कहेंगे रेसिप्रोकल जो है वो प्रोमिस होंगे। आगे वॉइड एग्रीमेंट है। अच्छा, वाइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? वाइड एबिनिशो जो शुरू से ही नॉट रिकॉग्नाइज बाय लॉ होते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे वाइड एग्रीमेंट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मसलन किसी को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई ड्रग बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये क्या है, ये वाइड एग्रीमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने वाइड कॉन्ट्रैक्ट से, ये हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखें, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब हो जाती है वो प्रॉमिस बन जाता है। जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। और जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होगा, ये अब हम आगे जाके सेक्शन 10 में पढ़ेंगे, जिसमें वो इंसेंशियल बताता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कंपिटेंट बंदा करे, उसमें लॉफुल जो है उसमें कंसिडरेशन हो, फ्री कंसेंट हो। ये वो सारे जो हमने जो वो सेक्शन 10 के अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पढ़े, अगर वो पूरे हो रहे, नॉट एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो एग्रीमेंट जो है वो चूँकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट है। फिर सेक्शन 10 जो है पहले तो उनकी लिस्ट दे देता है एसेंशियल्स की, कि कंपिटेंट पार्टीज़ हों और लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर। फिर आगे सारे जो सेक्शन चलेंगे 36 तक, वो फिर उनको बारी बारी एक्सप्लेन करेगा। आगे अगले जो सेक्शंस होंगे वो फ्री कंसेंट को, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज़ को और उन चीज़ों को फिर एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो ये जो है वो एक स्कीम के तहत जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की समझ आ गई। उसके बाद आगे है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, ये भी हम पढ़ेंगे कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर ऑफ द पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टीज। देखिए, यही चीज़ें तो हमने आगे चल के देखनी है कि अगर अगर फ़र्ज़ करें कि वो फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा कि वाइडेबल होगा? वो वाइडेबल होगा। वाइडेबल से क्या मुराद है कि दूसरी पार्टी की मर्ज़ी है वो उसकी परफॉर्मेंस करवाए या ना करवाए। लेकिन अगर एक एग्रीमेंट है उसमें कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है तो क्या वो वाइडेबल है? नहीं, वो वाइड है। तो हर असेंशियल जो हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मसलन वो इनकम्पिटेंट है, वो माइनर है, तो अगर माइनर ने अगर वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, क्या वो वाइड है कि वाइडेबल है? तो ये चीज़ आपने बड़ा ध्यान रखना है आगे चल के ना, कि जब एक असेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा नहीं होता तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्टेटस क्या होता है, क्या वो वाइड होता है या वो वाइडेबल होता है, यानी ये वाइड एग्रीमेंट होता है या वाइडेबल होता है, ठीक है। ये हमने आगे चल के सारा जो है वो पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म आ गई वाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, वाइड एग्रीमेंट तो वो था जो वाइड एबिनिशियो था, और वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कभी कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन अब नहीं है, ड्यू टू सर्टन रीजन। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। देखिए, मैं आपसे एक बुक जो है वो ख़रीदने का जो है वो एग्रीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। बाद में वो बुक ही गुम जाती है, जल जाती, तो जो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा तो क्या उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है? नहीं, तो उसको फिर कहेंगे वाइड कॉन्ट्रैक्ट। होप कि आपको ये डेफिनेशंस की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब आप ज़रा ना इंडेक्स के ऊपर आएँ,
ठीक है, जो इंडेक्स है मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आपने सेक्शन पढ़ते जाना आपने इंडेक्स भी बनाते जाना है, आपको उसकी जो स्कीम है वो सारी की सारी जो है वो याद होती चली जाएगी। ठीक है, देखें ज़रा, प्रीलिमिनरी हमने अभी पढ़ा है चैप्टर, अब फिर चैप्टर 1 है, ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। देखें, मैं कहता हूँ मैंने अपनी बुक बेचनी है, तो अगर मैं इरादा करता हूँ बुक बेचने का लेकिन वो आप तक पहुँचती नहीं है, तो क्या उसकी एक्सेप्टेंस होगी? नहीं। क्या वो प्रपोज़ल है? नहीं, क्योंकि वो दूसरे तक पहुंचा ही नहीं है। तो हमने कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि कैसे वो दूसरे बंदे तक जो है वो पहुंचेगी। इसी तरह अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो कहता है जी बिस्मिल्लाह मुझे मंजूर है, अब देखना ये है कि वो एक्सेप्टेंस जो है वो जो प्रपोज़र था जिसने उसको भेजा था उस तक पहुंची है या नहीं पहुंची, क्योंकि फिर ही प्रॉमिस बनना है ना जब वो उसको कम्युनिकेट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमने चैप्टर 1 के अंदर देखनी, इंशाल्लाह इसको अभी पढ़ते हैं। अब चैप्टर 2 की हेडिंग देखें, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वही वो जो हमने पढ़ा है कि फ़र्ज़ करें अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है या फ्री कंसेंट नहीं है तो वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी, और वाइड एग्रीमेंट वही जो वाइड एबिन इशू होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाइड, और ये कहाँ पे जाके पढ़ेंगे? ये हम चैप्टर 2 में सेक्शन 10 से लेके 30 तक हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। और जो वो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर था वो सेक्शन 3 था, सेक्शन 9 था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब आप ये इंडेक्स ये चैप्टर्स एक जगह पे लिख के आप याद कर लेंगे ना तो आपके ज़हन में एक स्कीम होगी, आपको पता होगा मैं क्या कर चुका हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ और आगे क्या होने वाला है, वो स्कीम सारी आपके ज़हन में रहेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चैप्टर 3 क्या है? ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो डिपेंडेंट अपॉन सम हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, वो हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको भी हम लोग जो है वो देखेंगे। चैप्टर 4 है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरी बात सुने, प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस की परफॉर्मेंस हो जाएगी। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट देखें, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सील डीड है, तो वो चूंकि उस पर अमल दरामद हो गया है तो वो एक एग्जीक्यूट, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूटरी है, अभी उस पर क्या होना है? अमल होना है। तो एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसमें जिसमें के फ्यूचर में प्रोमिस की परफॉर्मेंस होनी है। ठीक है, तो वो अगर वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर स्पेसिफिक इफेक्ट के साथ तय जाके परफॉर्मेंस करवाएंगे। ये जो चैप्टर 4 है ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, मतलब ये बताता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनकी परफॉर्मेंस हो सकती है, फिर ये बताता है कौन करवा सकता है, फिर ये बताता है कि टाइम डेट एंड प्लेस क्या होगी उसकी परफॉर्मेंस की, उस प्रॉमिस की। ठीक है, फिर ये बताता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की परफॉर्मेंस जो है वो कैसे होनी है। तो ये सारा हमने फिर ये जो चैप्टर 4 है ना इसके अंदर हमने जाके पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 5 है ऑफ सर्टन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसमें 6 है ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड है उसकी ब्रीच हो गई है तो उसकी ब्रीच के अगेंस्ट रेमडीज़ क्या है हमारे पास, ये हम जाके आगे चैप्टर 6 में जो है वो पढ़ेंगे। फिर जो है वो क्या कहते हैं चैप्टर 7 रिपील है। उसके बाद एक इंडेमनिटी और गारंटी का आ जाता है, बेलमेंट का चैप्टर आ जाता है, एजेंसी का आ जाता है, इसको भी हम लोग जो है वो हम लोग देखेंगे। तो देखें, इंडेक्स देखने से आपको एक स्कीम तो पता चल गई ना कि सबसे पहले हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं और अब हम चैप्टर 1 में उसकी जो है वो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस और एवोकेशन जो है हम उसको जो है वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, मेरा लेक्चर सुने, बेर एक्ट पढ़ें और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो जो बिज़नेस लॉ की बुक है, ठीक है, मैं उसका मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ, आप उस बुक को भी साथ पढ़ें तो इंशाल्लाह कोई इशू ही नहीं है कि आपके लिए कोई मसला हो और आप उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो है वो क्लियर ना कर सकें। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो प्रपोजिशन खुद ब खुद हल हो जाएगी इंशाल्लाह फिर प्रपोजिशन जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो हल हो जाएगी। अब आपने हमने जो चैप्टर पढ़ा चैप्टर 1 जो है जो हमने करना है प्लीज़ उसके ऊपर आप आ जाएं।
सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 कहता है जी वाइड कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। ये जो है ये सेक्शन 3 है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिए, एक हो गया प्रपोजल जिसने चल के जाना है किस तक, दूसरी पार्टी तक, एक कम्युनिकेशन उसकी होगी। ये एक चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखें, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो कि वापस आनी है, ये हो गया दो। एक है रेवोकेशन कि जो आपने प्रपोजल दिया था या जो आपने एक्सेप्टेंस दी थी आप उसको वापस लेना चाह रहे हैं, तो वो हो गया रेवोकेशन। तो तीन चीज़ें हैं, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन, इनकी कम्युनिकेशन। अच्छा ये कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? देखें, वंस द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, ठीक है, इज बिकम अ प्रॉमिस, फिर वो पार्टी उससे पीछे नहीं हट सकती, ठीक है। लेकिन अगर वो उसके एक्सेप्ट होने से पहले उसको रिवोक कर दे पार्टी, तो फिर हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें हमने जो है इस चैप्टर के अंदर जो है हमने वो सारी पढ़नी है, ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूँ, ये चैप्टर कम्युनिकेशन के बारे में है कि कब हम ये कहेंगे कि जनाब ये प्रपोज़ल दूसरी पार्टी तक पहुँच गया, ठीक है, और कब हम ये कहेंगे कि ये जो एक्सेप्टेंस है ये दूसरी पार्टी तक जो है वो पहुँच गई, ठीक है, ठीक है। या कंप्लीट, इसमें वर्ड लीगल टर्म इस्तेमाल हुई है कंप्लीट। कंप्लीट से मुराद ये है कि आप पीछे नहीं हटा जा सकता, ठीक है। कंप्लीट से मुराद है कि वो मुकम्मल हो गई, सही है। अब उसके लीगल कंसिक्वेंसेस जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो क्रिएट हो गए हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब आमने सामने हो बंदा, ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही हो, तो फिर तो ये कम्युनिकेशन बड़ी इमीडिएट होगी ना, कि मैं उसको कह रहा हूँ वो फेस टू फेस कह रहा है, ठीक है। लेकिन ये इशू उस वक्त होता है जब थ्रू लेटर या थ्रू ईमेल किसी को जो है वो ऑफर एक्सेप्टेंस की जाए, तो उस वक्त ये पता देखना होता है कि आया ये उस तक ये जो उस तक ईमेल पहुंची यानी उस तक लेटर पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो क्या हैं। तो सेक्शन 3 में तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ने लगा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, नंबर 1 प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस, और दूसरी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल एंड द रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। रेवोकेशन जो है वो प्रपोजल की भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस की भी हो सकती है, आर डीम टू बी मेड बाय एनी एक्ट और omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intend to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has effect of communicating it। लो जी, वेरी सिंपल। वो कहता है कि कब हम ये कहेंगे कि भाई एक प्रपोजल कम्युनिकेट हो गया, या हम कहेंगे कि एक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई, ठीक है, दूसरी पार्टी तक, या हम ये कहेंगे कि रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल कम्युनिकेट हो गई, या हम कहेंगे रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी। वो कह रहा है जब कोई पार्टी उस नीयत के साथ कि मेरा प्रपोज़ल या मेरी एक्सेप्टेंस या मेरे प्रपोज़ल की रेवोकेशन या मेरे एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन दूसरी पार्टी को मिल जाए, पहुंच जाए, इस नीयत से वो क्या करे, अब इसको हाईलाइट कर दें, ठीक है। मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी, वो कुछ ऐसा करे। देखिए मैं बोल के आपको कहता हूं कि भाई मैं आपको ये प्रॉपर्टी इतने की बेचना चाहता हूँ, तो ये मैं कुछ कोई एक्ट कर रहा हूँ ना, कोई एक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली आपको कम्युनिकेट होगी ड्यू टू माई सम एक्ट जो है, ठीक है, और ड्यू टू सम ओमिशन। देखिए मेरी एक बात सुनिए, मैं आपको चले इसको भी हम आगे जाके जो है वो इसको देखते हैं। तो मैं दोबारा आपको सेक्शन 3 कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये सिंपल ये कहता है कि कब कहा जाएगा कि ऑफर एक्सेप्टेंस
या रेवोकेशन ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जो है वो हुई है जब कोई पार्टी कुछ ऐसा करे या कोई ओमिशन करे जिससे वो अपनी इंटेंशन शो करे कि जी मैं जो है वो जो है वो यानी मैं वो इंटेंशन शो करे कि मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए या मैं उसको जो है वो रिवोक करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सेक्शन 3 था। सेक्शन 3 ने ये बताया है कि कब ये कहा जाएगा कि एक्सेप्टेंस प्रपोजल या रेवोकेशन जो है वो दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट हो गई है जब कोई वो ऐसा एक्ट या कोई ओमिशन जो है वो पार्टी करे जिसकी वजह से ये जो है वो पता चले। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 4 के ऊपर, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अब कब कहा जाएगा? देखिए, अब एक एक टाइम होगा कि जो आपने अल्फाज कहे हैं आप उसको वापस ले सकें। मसलन आपने प्रपोजल दिया है तो एक टाइम होगा कि आप चाहें तो उस प्रपोजल को वापस ले लें। अगर आपने एक एक्सेप्टेंस दी है तो एक टाइम होगा कि आप उस एक्सेप्टेंस को जो है वो वापस ले लें। ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं। उसके बाद फिर वो लीगल राइट क्रिएट हो जाएगा दूसरी पार्टी का, फिर आप उसको जो है वो वापस नहीं ले सकते। ये सेक्शन 4 इसलिए आसान है कि इसने साथ में एग्जांपल्स भी दी हैं। जब हम उसके साथ पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती चली जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। सेक्शन 4 है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। लो जी, प्रपोजल क्या था? ऑफर थी ना किसी को। तो ये तो बड़ा सिंपल कह रहा है सेक्शन 4। वो कह रहा है जी कि कब कहेंगे कि प्रपोजल की जो है वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, जब दूसरी पार्टी के नॉलेज में आ जाए। तो कॉमन सेंस है, ये आसान है, कोई इसमें जो है वो मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब नीचे एलस्ट्रेशन देखें, ए एलस्ट्रेशन देखें ज़रा। कह रहा ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल ए हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, ए लेटर लिख रहा है बी को कि मैं अपना घर तुम्हें बेचना चाह रहा हूँ इतने पैसों में। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव द लेटर। जब बी को वो लेटर मिल जाएगा तो वो उसकी कम्युनिकेशन को क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, जो सेक्शन 3 था वो ये था कि कब कहेंगे कम्युनिकेशन हो गई, कि वो कोई एक्ट या ओमिशन करे। ठीक है, ऐसा एक्ट या ओमिशन करे जिससे पता चले कि इसने जो है वो क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया या इसने वो प्रपोज किया उसके लिए। ठीक है, अब सेक्शन 4 ये बताता है कि कब ये कहा जाएगा कि वो जो कम्युनिकेशन थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं ऊपर प्रपोजल की। द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सेप्टेंस की। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होगी ना, ये दो धारी तलवार है। कैसे? ये जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो वो जो एक्सेप्ट कर रहा है ये उसको भी पाबंद करेगी उस प्रॉमिस के लिए जो बनेगा। ठीक है, और जिसने ऑफर की थी ये उसको भी पाबंद करेगा। तो दो धारी तलवार है ये जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है। तो लिहाजा इसमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो प्रपोजर था जिसने की थी उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, ये जो वो क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस है, और जिसने एक्सेप्ट किया है ये उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी। देखें, आगे हम पढ़ते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in a course of transaction to him so as to be put off the power of the acceptor। मैं आपको समझाता हूँ वो क्या कहता है। आपने मुझे एक लेटर लिखा कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी इतने की ख़रीदनी है। ठीक है, मैंने जवाब में लेटर लिखा कि हाँ मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने एक्सेप्टेंस के लिए जो लेटर लिखा है ना, जो ही मैं उसे पोस्ट बॉक्स में डालूंगा तो वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। तो इसका मतलब है कि आप पाबंद हो गए, प्रपोजर पाबंद हो गया, वो एक्सेप्टेंस का पाबंद हो गया। ठीक है, और ये जो एक्सेप्टर है जिसने उसको एक्सेप्ट किया है
या जो मैं जवाब लिख रहा हूँ, मैं कब उसका पाबंद होऊंगा? जब वो आपके नॉलेज में आ जाएगा, जब आपको वो लेटर रिसीव हो जाएगा। अभी हम इसकी एग्जांपल भी पढ़ते हैं, आपको जो है वो समझ आ जाएगी। अब इलस्ट्रेशन बी में आए। बी एसेंट्स ए प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। अब वो जो बी है वो क्या करता है कि वो उसका कहता है ठीक है मुझे ऑफर आपकी कबूल है बाय पोस्ट। द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। लो जी, वो जो प्रपोजर था ना वो उस वक्त ही पाबंद हो गया जब वो लेटर पोस्ट हो गया, ठीक है। एंड अगेंस्ट द बी, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब होगा? व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए, जब ये उसके नॉलेज में आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, होप आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा आपको बताने लगा हूँ। जो प्रपोजल है उसकी तो, उसको तो तब कहा जाएगा कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी है जब वो जो है वो दूसरी पार्टी के नॉलेज में आ जाएगा। अब जो एक्सेप्टेंस है उसमें जो जिसने ऑफ़र की थी ऑफरर, वो उस वक्त पाबंद हो जाएगा, वो उसी वक्त ही पाबंद हो जाएगा जब एक्सेप्टर जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर देगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्टर खुद कब उसका पाबंद होगा? जब वो दूसरी पार्टी प्रपोजल के नॉलेज में वो बात आ जाएगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए ऐसे भी तो हो सकता है कि ए ने, मैंने आपको ऑफ़र की, ठीक है, कि आप ये प्रॉपर्टी इतनी की बेच लें। आपने क्या किया कि आपने मुझे लेटर लिखा कि ठीक है मुझे आपका ये कबूल है, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे वो लेटर आपका एक्सेप्टेंस वाला नहीं मिला, उससे पहले ही आप मुझे फ़ोन करके ये कह देते हैं कि सॉरी भैया आप उसको रिवोक समझो, वो जो मैंने तुम्हें एक्सेप्टेंस दी है। तो ये आपका राइट है क्योंकि वो अभी मुझे कम्युनिकेट नहीं हुई थी। लेकिन अगर आपका लेटर मुझे वसूल हो जाता तो उसके बाद अगर आप कहते तो नो, फिर नहीं, आफ्टरवर्ड नहीं, अगर वो मुझे कम्युनिकेट हो गई है तो उसके बाद नहीं। अब हम आगे चलते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ द रेवोकेशन इज कंप्लीट। अब रेवोकेशन प्रपोजल की भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस की भी हो सकती है। as against the person who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be put out of power of persons who make it। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको एक प्रपोजल भेजा है, ठीक है, तो मैं उसको रिवोक करना चाहता हूँ। तो जो ही मैं उसकी रेवोकेशन के लिए आपको लेटर लिखूंगा, ठीक है, तो जो ही वो लेटर मैं पोस्ट करूंगा तो मैं रेवोकेशन का क्या हो गया हूँ? पाबंद हो गया हूँ मैं। और दूसरी पार्टी कब होगी? जब उसको वो रेवोकेशन का लेटर जो है वो वसूल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने आपको एक एक्सेप्टेंस भेजी है, ठीक है, तो मैं वो एक्सेप्टेंस आपको भेजी है और मैं उसको रिवोक करने के लिए आपको लेटर लिखता हूँ, तो जो ही मैंने वो मेरे कंट्रोल से बाहर हुआ वो लेटर, तो मैं पाबंद हो गया, ठीक है। और जब आपको वसूल हो जाएगा तो फिर आप भी उसके क्या हो जाएंगे? पाबंद हो जाएंगे। ये एक्सेप्टेंस में उल्ट है। एक्सेप्टेंस में ये है कि जो ही लेटर पोस्ट हुआ तो वो अगली पार्टी पाबंद होगी, ठीक है। और इधर क्या है कि रेवोकेशन में जो ही लेटर पोस्ट हुआ तो वो जो रेवोकेट कर रही है वो पाबंद होगी पार्टी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it, and against the person to whom it is made when it comes to his knowledge, ठीक है। कोई दूसरे बंदा कब उसका पाबंद होगा? जब उसके नॉलेज में जो है वो आ जाएगी। ये था सेक्शन 4 था कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। सेक्शन 3 क्या था कि कब कहेंगे कि कम्युनिकेशन हुई है, और सेक्शन 4 है कि कब कहेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होगी। होप आपको इसकी जो है वो समझ आ गई। ये देखें, सी एग्जांपल देखें। A revokes his proposal by telegram. The revocation is complete as against A when the telegram is dispatched. It is complete as against B when B receives it. Hope इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको इसकी जो है वो जो है वो समझ आ जानी चाहिए। देखे ना, मेरी बात सुने, वो इसी की प्रोपोजिशन बना देता है, एक फैक्ट्स लिख के बता देता है। वो कहता है जी ए ने उसको लेटर लिखा बी को कि मैं घर बेचना चाहता हूँ, ठीक है,
और भी ने जो है वो क्या कहते हैं उसको वापस जो है वो लेटर लिखा, मुझे जो है वो उसका जो है वो मुझे जो है वो ऑफ़र जो है वो आपकी जो है वो कबूल है। मीन वाइल जो है बी ने एक्सेप्टेंस के बाद फिर एक लेटर लिख दिया कि जी वो क्या कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी उस एक्सेप्टेंस को जो है वो रिवोक करता हूँ। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जोन सी चीज़ पहले कम्युनिकेट हो जाएगी, ठीक है, अगर एवोकेशन पहले कम्युनिकेट हो जाएगी तो वो प्रिवेल कर जाएगी, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस पहले पहुंच गई तो वो प्रिवेल कर जाएगी। तो इस तरह से करके वो एक इलस्ट्रेशन बना दे। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे तो आप 2 मिनट में उसकी प्रोपोजिशन जो है उसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। अब हम चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 ये है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब देखें, ये तो था ना कंप्लीट, ये तो सिंपल ये था कि किसी भी ऑफर एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं सेक्शन 5 में ये देखेंगे कि रेवोकेशन कब हो सकती है। ठीक है, मसलन रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल उस वक्त तक हो जा सकती है जब तक कि उसकी एक्सेप्टेंस ना हो जाए। ठीक है, उससे पहले पहले तो रिवोक हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रॉमिस बनेगा। अब हम इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं सेक्शन 5 को। कह रहा है a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterward। देखिए, वो कह रहा है कि भाई एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। ठीक है, कब कब जब उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले पहले। अब मेरी बात सुनिए, पिछले सेक्शन 4 में आपने क्या पढ़ा था कि प्रपोजल के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगी, जो ही वो लेटर एक्सेप्टर की तरफ से उसके कंट्रोल से बाहर हुआ, जो ही उसने पोस्ट कर दिया। तो फर्ज करें ए ने एक लेटर लिखा कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, बी ने वो लेटर पोस्ट कर दिया कि जी हाँ जी मैंने खरीदनी है। तो ये पोस्ट होते साथ ही अगर वो उधर से ये लेटर लिख दे रेवोकेशन का तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 4 ये कहता है कि जो ही लेटर पोस्ट हुआ वो प्रपोजर के अगेंस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। हाँ, अलबत्ता अगर उसने वो लेटर पोस्ट ना किया होता एक्सेप्टर ने, ठीक है, और उससे पहले उससे रेवोकेशन का लेटर वसूल हो जाता तो फिर हम कहते हैं कि प्रपोजल जो है वो क्या हो गया है, रिवोक हो गया। होप आपको मेरी बात की समझ आ गई। ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, सारा कॉन्टेक्ट मुश्किल नहीं है, सिर्फ यही थोड़ा सा समझने से तल्लक रखता है। अब ये देखिए ना, अगर आप किसी बुक से पढ़ते, किसी गाइड से पढ़ते तो ये चीज़ें क्लियर ना होती, थारोली स्कीम के तहत ये चीज़ें क्लियर ना होती। तो यही फ़न है किसी भी एग्ज़ाम का कि बुक को जो है वो थारोली आप पढ़ें। दोबारा पढ़ रहा हूँ। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टर वर्ड। मैंने इसकी एग्जांपल भी दे दी है। प्लीज़ अगर आपको समझ नहीं आती आप उस लेक्चर को बार बार सुने तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये अब रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterward। देखिए, अब वो कह रहा है वो जो acceptance है अगर उसको रिवोक करना है तो वो उसकी जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट होने से पहले पहले जो है वो उसको क्या कर सकता है, वो रिवोक कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। अब सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्सेप्टेंस है उसकी कम्युनिकेशन अगेंस्ट उसकी कम्युनिकेशन अगेंस्ट एक्सेप्टर जो है वो कब कब कंप्लीट होती है, जब वो दूसरी पार्टी के नॉलेज में आ जाए। तो फिर रेवोकेशन हो सकती है
कब दूसरी पार्टी के नॉलेज में आने से पहले वो एक्सेप्टेंस दूसरी पार्टी के नॉलेज, क्योंकि दूसरी पार्टी के नॉलेज में आएगी तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट वो कंप्लीट होगी ना उसकी कम्युनिकेशन। तो उससे पहले पहले मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको लेटर लिखा है कि जी मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है, अभी वो मेरे अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो आपके नॉलेज में नहीं आई। तो मैं आपको फ़ोन करके बता देता हूँ, यार मैं ना एक्सेप्टेंस की जो है वो आपको कर चुका हूँ, लेटर पोस्ट है, लेकिन आप उसको रिवोक समझो। ठीक है, अब ये एग्जांपल भी है, इसको पढ़ें, फिट है, आपको समझ आ जाएगी। होप कि आपको सेक्शन 5 की जो है वो समझ आ गई। सेक्शन 3 ने ये बताया था कि कम्युनिकेशन कब कहा जाएगा कि ऑफर एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन की कम्युनिकेशन हुई है, जब वो कोई एक्ट या ओमिशन करे जिससे उसकी इंटेंशन जो है वो शो हो रही हो। और सेक्शन 4 ने ये बताया था कि कब कहेंगे कि वो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, और सेक्शन 5 अब ये बताता है कि रेवोकेशन कब हो सकती है। तो वो यही बता रहा है कि कंप्लीशन से पहले, कम्युनिकेशन होने से पहले पहले जो है वो रेवोकेशन जो है वो हो सकती है। अब हम सेक्शन 6 की तरफ चलते हैं, रेवोकेशन हाउ मेड, कि वो रेवोकेशन जो है वो कैसे की जाएगी। ठीक है, द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द, यानी एक प्रपोजर को जो रिवोक किया जा सकता है कैसे, नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय प्रपोजर टू द अदर पार्टी, कि वो जो प्रपोजर है वो दूसरी पार्टी को उसका नोटिस दे। ठीक है, लेकिन शर्त वही है, क्या? सेक्शन 5 वाली, कि वो उसकी कम्युनिकेशन होने से पहले पहले वो नोटिस उसको जो है वो मिल जाए। ठीक है, अच्छा, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। देखिए, अब जो सबसेक्शन 2 है ना, ये ऑटोमेटिक रेवोकेशन की बात कर रहा है। क्या? कि मसलन उसमें एक टाइम लिखा था, 5 दिन में मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, तो 5 दिन में जवाब नहीं आया, तो 5 दिन के बाद क्या समझा जाएगा कि वो ऑफ़र खुद ब खुद क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। और अगर टाइम नहीं लिखा तो रीज़नेबल टाइम, ये नहीं होगा कि वो 10 साल के बाद उठ के कहे, वो जो एक्सेप्टर है वो कहे जी मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है, नहीं, रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है सेक्शन 6, ये बता रहा है कि किन किन सूरतों में हम कहेंगे कि प्रपोजल जो है वो क्या हो गया है, रिवोक हो गया है। ठीक है, अच्छा, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस, फिर उसमें ऑफ़र जो भेजी थी उसमें ये था कि अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी ख़रीद करनी है तो आप जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर मुझे 5 लाख रुपया जो है वो पे करें। ठीक है, तो वो जो कंडीशन प्रेसिडेंट था वो उसने पूरा ही नहीं किया, उसने वो पैसे जो है वो 5 दिनों के अंदर अंदर जमा ही नहीं करवाए, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो प्रपोजल है उसको क्या समझा जाएगा, रिवोक हो गया। बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। देखें, प्रपोजल जारी किया मैंने, किसी ने आपको लेटर लिखा कि जी मैं आपको प्रॉपर्टी जो है वो सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी लेटर उसको पहुंचा नहीं, तो वो जो प्रपोजर था उसकी डेथ हो गई या वो इंसेन हो गया, इंसैनिटी आ गई उसमें, तो उस सूरत में वो उसका प्रपोजल जो है वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, अगर उसका प्रपोजल पहुंचने से पहले पहले एक्सेप्टर को इस बात का इल्म हो गया कि वो मर चुका है या वो पागल हो गया है। लेकिन अगर उसको इल्म नहीं हुआ और वो ऑफर उस तक पहुंच गई, तो फिर वो डेथ या वो जो इंसैनिटी है उसके जो लीगल एयर्स होंगे वो उसके पाबंद हो जाएंगे। ये हम आगे जाके चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। होप के आपको सेक्शन 6 की भी जो है वो समझ आ गई है। ये सबसे मुश्किल सेक्शन थे और कोशिश की है कि आपको इसकी समझ आ जाए। सेक्शन 3 ने ये बताया कि कब हम कहेंगे कम्युनिकेशन हुई है। सेक्शन 4 ये कहता है कि कब हम कहेंगे कि एक कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। सेक्शन 5 ये कहता है कि रेवोकेशन कब हो सकती है, रेवोकेशन कब हो सकती है। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था कि प्रपोजल की सूरत में उसकी रेवोकेशन, कम्युनिकेशन जब एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता, ठीक है,
और उसके बाद हमने जो है वो सेक्शन 6 के अंदर पढ़ा था कि मोड क्या होगा रेवोकेशन का, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 7 के ऊपर। देखिए, हमने एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब मेरी बात सुनिए, हमने उधर हम पढ़ के आए हैं पीछे के डेफिनेशन में कि जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और जब एक प्रॉमिस बन जाता है और उसके साथ कंसिडरेशन भी होती है तो वो फिर पार्टीज़ के क्या होते हैं, राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर कोई पार्टी उससे जो है वो बैकआउट नहीं कर सकती। अब वो जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहला ये है कि दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ठीक है। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है, मैं आपको इसकी ना एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको लेटर लिखा कि भाई मैं ना 5 लाख रुपए में आपको ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, ठीक है। आपने आगे से ये कहा मुझे 3 लाख रुपए में तुम्हारी ऑफर कबूल है, तो क्या ये एक्सेप्टेंस हो गई है? नो, बिकॉज इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। या मैंने आपको लेटर लिखा कि भाई आप जो है मुझे अगर 5 दिन के अंदर अंदर 5 लाख रुपया दे दें तो मैं प्रॉपर्टी आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। आपने क्या किया कि आपने 2 लाख रुपया मेरे अकाउंट में जमा करवा दिया और मुझे कहा कि बाकी मैं 1 माह बाद दे दूँगा। तो ये अनक्वालिफाइड, क्या वो कंडीशंस पूरी हुई हैं? नहीं हुई। तो ये वो चीज़ है एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड। ये नहीं होता कि अगर ऑफ़र हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट करते वक्त साथ में एक और कोई कंडीशन लगा दें और साथ में ये भी कहें कि एक्सेप्टेंस होगी, ऐसे नहीं है। जैसे उसने कहा, जिस सेंस में कंसेंसस एड एडम वाली बात है, जिस सेंस में उसने कहा उसी सेंस में आपको उसको वो कबूल करना पड़ेगा। फिर इसमें दो है, be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribe the manner in which it is to be accepted, ठीक है। if the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted and acceptance is not made in such manner, the proposal may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that the proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so the he accept the acceptance। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, उसके बाद आप इस पैरे को पढ़िएगा तो आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो इसमें क्लियर हो जाएगी। देखें, मैंने ये कहा था कि प्रपोज़ल में ये कहा था कि आपने मुझे वो 5 लाख रुपया जो है ना, वो आपने मुझे थ्रू बैंक, थ्रू अकाउंट भेजने हैं मुझे। अब मैंने मैनर बता दिया, प्रिस्क्राइब्ड मैनर बता दिया उस उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने का, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने बैंक अकाउंट की बजाय मुझे मनी ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो क्या ये एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं हुई, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर था, ठीक है, ये वो नहीं अडॉप्ट हुआ, ठीक है। लेकिन वो एक्सेप्टेंस ख़त्म भी नहीं हुई। कैसे? कि फिर मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि भाई मुझे पैसे अकाउंट के थ्रू भेजो, ये मनी ऑर्डर के थ्रू नहीं। अगर मैं आपको इंसिस्ट नहीं ना करता तो इसका मतलब है कि मैंने वो वाला मोड अडॉप्ट कर लिया है, वो बैंक अकाउंट वाला। अब इसको दोबारा पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। पहली लाइन को छोड़ दें, अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। यानी मैंने बताया था कि भाई आपने थ्रू बैंक अकाउंट मुझे 5 लाख रुपया भेजना है, ठीक है। इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब अ मैनर इन विच इट इज एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर, उसने मुझे मनी ऑर्डर कर दिया। द प्रपोजर मे विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शेल बी एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब मैनर। मैं आपको फिर कहूँगा भाई आप मुझे जो है वो थ्रू बैंक अकाउंट पैसे भेजें एंड नॉट अदरवाइज, बट इफ़ ही फेल टू डू सो ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर मैं एतराज़ ही नहीं उठाता, मैं आपको कहता ही नहीं, मैं आपको इंसिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि जो मोड उसने अडॉप्ट कर लिया, मैंने उसको क्या कर लिया है, वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसका पहला हिस्सा देखें, बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब। देखें, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो है वो बता दिया गया प्रपोजल में तो फिर तो डन।
लेकिन अगर नहीं बताया गया तो फिर दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ठीक है, देखिए मेरी एक बात सुने। आपने मुझे कहा कि आपने मेरी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, ठीक है, तो मैंने इरादा बना लिया, हाँ जी मैंने ख़रीदनी है, लेकिन मैं आपको कम्युनिकेट करता ही नहीं हूँ। क्या मतलब, मैंने यूजुअल और रीजनेबल मैनर इस्तेमाल किया ही नहीं, ना मैंने बाय वर्ड आपको कहा है, ना मैंने बाय ईमेल कहा है, ना मैंने बाय टेलीफोन कहा है, ना मैंने बाय व्हाट्सएप कहा है। तो फिर वो जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं हुई। एक्सेप्टेंस नहीं हुई क्योंकि ना उसमें प्रिस्क्राइब मैनर था और ना उसमें यूजुअल और रीज़नेबल मैनर जो है उसको अडॉप्ट किया गया। सेक्शन 7 बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप प्लीज़ वो जो फोकस अपना इसके ऊपर रखें, और साथ में वो जो मैं पीडीएफ फॉर्म में भी आप वो बिजनेस लॉ की जो बुक है उसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि उसने हर एक की एग्जांपल्स जो हैं वो उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उसको आप जो है वो देख लें। अब हम चलते हैं सेक्शन 8 की तरफ। ठीक है, acceptance by performing conditions or receiving consideration। ठीक है, performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of the proposal। सिंपल सी बात वो ये कह रहा है कि जो acceptance है वो by performing some condition भी हो सकता है। मसलन मैं आपको ये कहता हूँ, लेटर लिखता हूँ कि भाई अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेचनी है ना, तो ये मेरा चेक है 5 लाख रुपए का, आप इसको कैश करवा लो। तो आपने उसको कैश करवा लिया, ठीक है, तो इसका मतलब है आपने मेरी ऑफ़र को क्या कर लिया है, वो एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि आपने वो कंसिडरेशन जो है उसको क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। या मैं आपको कहता हूँ कि भाई बात सुनो, अगर आपने जो है वो प्रॉपर्टी मेरी ख़रीदनी है, मुझे बेचनी है, इतने में तो आप वहाँ पे पहले ये काम करो, वो भर्ती डलवाओ या वहाँ बिल्डिंग खड़ी करो, तो आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो जो मेरी ऑफ़र है उसको बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन उसको क्या कर लिया है, आपने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे एक गाड़ी में हम जाके बैठ जाते हैं। अब कोई आगे हम पढ़ेंगे, अगला सेक्शन यही है एम्प्लॉयड एक्सप्रेस वाला। ठीक है, तो वो आता है, हम उसको फेयर भी पकड़ा देते हैं, किराया भी पकड़ा देते हैं, तो क्या हो गया, बेसिकली ये इम्प्लॉयडली सब कुछ हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस और सारा कुछ। अब सेक्शन 9 के ऊपर आप आएँ। ठीक है, प्रॉमिस एक्सप्रेस एंड implied। ठीक है, इन सो फार एज प्रपोजल एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। इन सो फार एज सच प्रपोजल हैव बीन मेड अदरवाइज देन इन वर्ड, द प्रॉमिस इज सेड टू बी implied। लो, वो कह रहा है अगर अल्फाज से आप प्रपोजल एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेस कहेंगे उसको, अदरवाइज बाय कंडक्ट या इम्प्लाइडली अगर हम उसको कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो इम्प्लाइड है। इसकी कई एग्जांपल जो हैं वो दी जा सकती हैं। मसलन आप आमने सामने हम कहते हैं ये पकड़ो पैसे और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, तो ये तो हो गया एक्सप्रेस प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। ठीक है, और जैसे मैंने गाड़ी वाली मिसाल दी है, ठीक है, कि हम जाके उसमें बैठ जाते हैं और उसको वो किराया भी दे देते हैं और वो उसको वसूल भी कर लेता है, तो ये बेसिकली बाय कंडक्ट हमने जो है वो एक इम्प्लाइड ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की जो है वो एक एग्जांपल है। होप डियर मेंबर्स आपको जो है इस चैप्टर की जो है वो समझ आई है। मैंने आज आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पूरा स्कीम उसकी बताई है, क्योंकि जब हम स्कीम को समझेंगे, उसको कंसेप्चुअली समझेंगे, तो ही हमें जो है वो तभी हमें उसका फ़ायदा होगा, तभी हमें प्रोपोज़िशंस हल कर सकेंगे, तभी हम कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इसको जो है इसको सॉल्व कर सकेंगे। आखिर में फिर ये बात कहता हूँ कि आप इस लेक्चर को सुने, बेयर एक्ट को पढ़ें और साथ में वो बिज़नेस लॉ की बुक पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आप प्लीज़ उसको देख लें। तो इंशाल्लाह आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।